कभी आपने ध्यान दिया है थर्मोमीटर कैसे टेम्परेचर मेजर करता होगा? और जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को साथ में रखते हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे हो जाता है? हीट, वर्क, एनर्जी समझने से पहले थर्मोडायनेमिक के 3 फाउंडेशन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड तीसरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं हुए तो थर्मोडायनेमिक्स हमेशा कंफ्यूजिंग लगेगी। इस वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि डेफिनेशन और फार्मूला प्रॉपरली क्लियर हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के थर्मल फिजिक्स पार्ट ए यूनिट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका फर्स्ट टॉपिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप थर्मल फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए जो कि वीडियो के एंड में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको आज का टॉपिक भी समझ में आ जाए और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इक्वेशन ऑफ स्टेट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। हमको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं सारे वेरिएबल्स, जिसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं और स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। और उनके बारे में जब हम डिस्कस कर लेते हैं तब अगर हम आगे अगली टॉपिक पढ़ते हैं तो उन्हीं वेरिएबल से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, उनके रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ स्टेट में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक हम जनरल आइडिया देंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, ठीक, और उससे कितने तरह के इक्वेशन बन सकते हैं और उसको हम कैसे टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट की डिफिनीशन बताते हैं। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट? दी रिलेशन शिप between the state variable or thermodynamic variable is known as equation of स्टेट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होते हैं? जो भी स्टेट वेरिएबल होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं वो आगे मैं बता रही हूँ अभी, या जो जिनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं, उन्हीं के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक। अगर हम आपको एक जनरल बता दें कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, तो हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, जो कि हर जगह यूज होता है, फंक्शन होता है किसका किसका? देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है फंक्शन, एफ मतलब फंक्शन, ब्रैकेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं का फंक्शन जो होता है वही इक्वेशन ऑफ स्टेट के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक। मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हुए? वो प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ और टेम्परेचर हुआ। यही तीनों क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसीलिए ये फंक्शन होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो फंक्शन होते हैं उनके बीच जो रिलेशन हम निकालेंगे उसी को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसीलिए यहाँ इसको हम लिख दिए हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये। अब अगर हम किसी आइडियल गैस के लिए निकालें इक्वेशन ऑफ स्टेट तो क्या होगा?
गैस भी कई तरह की होती है, आइडियल गैस, रियल गैस। तो हम अगर यहाँ आइडियल गैस के लिए निकालें तो क्या लिखेंगे? दी इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N मोल्स बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एंड T क्या है? टेम्परेचर है। अगर हम यहाँ लिखें वेयर कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू भी होती है जो नॉर्मली सबको याद हो जाती है, एंड द वैल्यू इज 8.314 जूल मोल पावर -1 एंड केल्विन के पावर -1। इन फ्यूचर आपको आर की वैल्यू निकालना भी सिखाया जाएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा। पहला कि ये रिलेशन किनके बीच में होता है, तो फंक्शन होता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT होती है, जहाँ पे R क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू 8.314 होती है। यूनिट याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर आपको ये निकालना भी सिखाया जाएगा कि कैसे यूनिट और वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब इसमें 2 टॉपिक और आपको बताते हैं, 2 टॉपिक नहीं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो केवल उसी थर्मोडायनेमिकली सिस्टम के लिए डिस्क्राइब किए जाएंगे जो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। मतलब अगर इक्वेशन ऑफ, पहले डिफिनीशन लिख दे फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब only for those thermodynamically system which are in thermodynamic equilibrium। कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हम निकाल रहे हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, ठीक है, वो हम तभी निकाल सकते हैं जब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है वो आपको जस्ट इसके बाद उसी को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसी के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो हम उसका कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं निकाल सकते। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि डिफरेंट thermodynamically system have different equation ऑफ स्टेट। कहने का मतलब कि अलग अलग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ स्टेट निकलते हैं, सबके लिए एक नहीं हो सकता इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जैसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होगा हमारे पास उस हिसाब से उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेगा, और इक्वेशन ऑफ स्टेट तभी बनेगा जब वो सिस्टम भी किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब चलते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहां हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे
तो आपको इसके पहले जो मैंने बेसिक पढ़ाया है थर्मोडायनेमिक का, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन चूंकि यहाँ मैं दोबारा उस टॉपिक को थोड़ा सा टच कर रही हूँ, ताकि आपको इसके आगे का टॉपिक ये ना लगे कि वो कहाँ से एक आ गया, क्योंकि वो इसी इक्विलिब्रियम से ही कोरिलेट है। ठीक, तो हल्का सा इसको मैं यहाँ पे टच कर रही हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वही इक्विलिब्रियम ही मतलब होता है जहाँ कोई भी चेंज ना होता हो टाइम के साथ। टाइम बीतता जाए लेकिन उस सिस्टम पे कोई चेंज, सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक में और थर्मोडायनेमिक में हमेशा हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं। जिसकी स्टडी करते हैं वो सिस्टम होता है, तो हम इसलिए सिस्टम की बार बार बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उसी का हो सकता है जहाँ पे सिस्टम में कोई चेंजिंग ना होती हो टाइम के साथ। ठीक है, अगर टाइम के साथ चेंजिंग होती है किस चीज़ में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, उसके केमिकल रिएक्शन में या केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंजिंग हो रही होगी तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया, यानी नो चेंजिंग विथ टाइम। ठीक, अब इसको यहाँ पे हम लिख दें, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम is the condition of a system in which no overall change takes place with टाइम। टाइम के साथ कोई चेंजिंग ना हो इन दिस स्टेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जो ह्यूमन सेंस में दिखे, मतलब सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल कंपोजिशन, पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारी चीजें कांस्टेंट हुई, ओवरऑल कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये भी डिफरेंट टाइप्स के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया कि कोई भी चेंज टाइम के साथ ना हो, और किस किस चीज में चेंज, जो होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो ह्यूमन सेंस से सामने सामने दिखती हो, जैसे टेम्परेचर किसी का चेंज हुआ तो पता चल जाएगा, प्रेशर पता चल जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो तो हम सामने से बता सकते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर इन तीनों चीज में अगर चेंजिंग होती है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, और ये अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो वो क्या कहलाएंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। इस बेसिस पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला कहा गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा कहा गया थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा कहा गया केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले कि इन तीनों का अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे बेसिक वाले टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वहाँ से आप जाके पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मात्र मैं थर्मल इक्विलिब्रियम को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि यही टॉपिक आपका आगे के टॉपिक से कोरिलेट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो 3 थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो जहाँ पे सिस्टम में जो उसका फोर्स हो, ठीक है, या सिस्टम का मोमेंटम हो, वो सब जीरो मतलब कांस्टेंट हो, कोई चेंज ना हो रहा हो, तो हम क्या कहते हैं
कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दूसरा आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम सबसे लास्ट में इसको बताते हैं। तीसरा है केमिकल कंपोजिशन, जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए, या हम कह दें कि जो भी केमिकल हो उनका डिफ्यूजन इतने अच्छे तरीके से हो जाए कि उसके बाद अब उसमें कोई भी रिएक्शन ना हो, तो वो हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, और एक लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दो बॉडी का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है और कुछ समय बाद वो सेम हो जाए, टच कर दें, दोनों बॉडी को टच करा दें और कुछ समय बाद जाके देखें तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक और बात, कंफ्यूज मत होइएगा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब जहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर तीनों अपने इक्विलिब्रियम में है, तब हम कहते हैं कि वो सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं। समझ में आ गया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में कभी कभी इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे मैं जब क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी तो वहां भी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक टॉपिक है तो समझा दे रही हूँ। ठीक है, एक और टॉपिक यहाँ पे मैं बता दूं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब कोई सिस्टम आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, डेड स्टेट है। अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स कि वो किस स्टेट में है, डेड स्टेट में है। ठीक है, हम लिख सकते हैं डेड स्टेट। डेड स्टेट क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं होता है, बट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग अगर सिस्टम में नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कि वो किस में है, डेड स्टेट में। समझ में आ गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज डेड स्टेट। ठीक है, तो वहाँ कोई चेंजिंग ना होती हो, इट मीन्स कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। ठीक, दैट इज कॉल्ड डेड स्टेट। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था ना कि वो जो तीन इक्विलिब्रियम है उसमें से मैं केवल थर्मल इक्विलिब्रियम को यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देखना है तो प्रीवियस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ बताते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे टेम्परेचर की बात होती, ठीक, जो कि यहाँ मैंने डायग्राम में बनाया है। पहले मैं इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट, एक है हॉट जिसको मैं लिख दे रही हूँ टी ए, ठीक है, और एक है कोल्ड जिसको मैं लिख दे रही हूँ टी बी। ठीक, ये हॉट है ये कोल्ड है, इसका मतलब कि टी ए ग्रेटर देन टी बी। ठीक, अब अगर इन दोनों को मैंने टच करा दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए तो अब क्या होगा, कुछ समय बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप देखिए कलर मैंने चेंज कर दिया है, सेम टेम्परेचर, मतलब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये बीच में ब्लैक लाइन से मैंने पार्ट किया है जो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है। इसमें देखिए ये हल्के येलो में मैंने डायग्राम बना दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो हॉट बॉडी थी और कोल्ड बॉडी थी, जब इनको टच कराया गया तो इनके बीच टेम्परेचर का क्या होने लगा, ट्रांसफ़र होने लगा। और ट्रांसफ़र किधर से किधर होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। तब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम टी फाइनल टेम्परेचर ए का बोले इक्वल टू टी फाइनल टेम्परेचर बी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक, तो थर्मल इक्विलिब्रियम तब होता है जब कोई भी दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है और वहाँ पे अब टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, अब इसकी डिफिनीशन बता दें तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसकी डिफिनीशन आप बता देते हैं। ठीक है, अ सिस्टम इज said to be in thermal equilibrium when
there is no temperature difference between system and सराउंडिंग। ठीक है, हम कह सकते हैं चूंकि थर्मोडायनेमिक में है तो हम सिस्टम की बात कहते हैं, तो कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में जब तभी माना जाएगा जब उसके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। अगर हम यहाँ एक डायग्राम छोटा सा बना दें तो देखिए, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, और ये हो गया सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए, टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। कौन सी बॉडी, ये जो सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, ये बॉडी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब जो ये डायग्राम एक्सप्लेन किए उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए। व्हेन देयर इज temperature difference between two object, क्योंकि जनरल एग्जांपल है इसलिए हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, देन हीट ट्रांसफर will take place from high temperature object to low temperature object till they reached at सेम टेम्परेचर, जब तक कि सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। वी कॉल इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, डायग्राम से भी क्लियर हो गया और डिफिनीशन से भी क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तभी से इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सब किससे कोरिलेट हो रहे हैं, अगर ध्यान दिए तो सब में आपको टेम्परेचर एक सिंबल जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स कि अब अगला टॉपिक हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर आता कहाँ से। अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी हॉट है, ठीक है, ये तो कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दें, तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक, उस ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है। अगर वो हॉट है, इसका क्या मतलब है कि वहां पे हीट ज्यादा है, लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अभी कोई और बंदा आया, अब वो कहता है, कुछ देर बाद आया, उसको पता चला कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड हो गया है। तो अब वो कैसे कहेगा इस बात को, या तो कहेगा कोल्ड है, और कोई एक और बंदा होगा वो ये भी कह सकता है अच्छा तो वहाँ हीट कम है। मतलब अगर ध्यान दीजिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस हम उसको टच करके बताते हैं, फिजिकली कंपेयर करके, हम अपनी बॉडी से उसको टच करते हैं उस बॉडी को। अगर हमको कंपेयर करना, क्योंकि मेरी बॉडी और उसके टेम्परेचर में बहुत फ़र्क हो, हमारी बॉडी टेम्परेचर और उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में, तो एक तरह का कंपेयर वहाँ चलता है, और उस कंपेयर के बाद हमको पता चलता है कि बॉडी क्या है, वो हॉट थी ऑब्जेक्ट की कोल्ड थी। अगर हॉट होती है तो हम कहते हैं वहाँ हीट ज़्यादा होगी, और अगर कोल्ड है तो हम कहते हैं कि वहाँ हीट कम होगी। ठीक है, लेकिन हीट कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, ठीक है, ये कैसे हम बताएंगे एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का आपको पढ़ना है कि हम कैसे बता दें कि हीट कहाँ ज़्यादा है बहुत और कहाँ हीट कम है। ठीक है, क्योंकि हीट के ज़्यादा और कम से ही हम हॉटनेस और कोल्डनेस बता रहे हैं। तो अब हम
इसी हीट के ही थ्रू हम बताएंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर किसी का बता रहे हैं तो टेम्परेचर बेसिकली हीट कंटेन होता है या हीट कंटेन बताता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कितना उसमें हीट कंटेन है और ये हीट आती कहाँ से है। अब अगर हम इसको बताएं तो अगर हम कहें कि सपोज कर लीजिए कि ये टेम्परेचर है किसी बॉडी का, ठीक है। अब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है, वहाँ पे है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, ठीक है, तो यानी इट मीन्स कि वहाँ हीट कंटेन है। ठीक है, किसमें, इसी ऑब्जेक्ट में। और ये जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, यही तो होंगे, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। जो भी होगा उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या करते होंगे, मोशन करते होंगे। सपोज कर लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका कुछ टेम्परेचर है, यानी इसमें हीट है। और हीट कहाँ से आ रही है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, और जब इन मॉलिक्यूल्स में मोशन हो रहा है तो इस मोशन से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब हम कहीं से एनर्जी दे रहे हैं तो इनके मॉलिक्यूल एक्टिव हो जा रहे हैं और एक्टिव होकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, मॉलिक्यूल्स की होगी। मतलब जो एनर्जी है इसमें मॉलिक्यूल्स के टकराने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एक काइनेटिक एनर्जी है। और इसी काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी, आप अपने दो हाथ को लगातार अगर हम लोग रब करें तो भी वो गर्म हो जाती है ना। तो ऐसे ही वहाँ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। सेम ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट के अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वहाँ एनर्जी क्रिएट हो रही है, और एनर्जी क्रिएट होने को ही हम कहते हैं वहाँ पे हीट है। अब अगर मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से टकरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टकरा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, तो वहाँ की उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, यानी वहाँ हीट और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, हाई, यहाँ वहाँ हॉट है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल धीरे धीरे टकरा रहे हैं तो हीट वहाँ कम है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे टेम्परेचर वहाँ कम है। क्लियर है बात। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो ये कह सकते हैं, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स बहुत से होते हैं तो वन मॉलिक्यूल की तो स्टडी की नहीं आती, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जिसकी अगर ज़्यादा है तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक, और अगर किसी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो वहाँ टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर की स्टडी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, टेम्परेचर की स्टडी हम कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। अगर किसी में काइनेटिक एनर्जी एवरेज ज़्यादा है यानी वहाँ बहुत से हीट कंटेन है, और हीट कंटेन ज़्यादा है मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ गया ये बात। ठीक, अब हम इसको आपको डिफिनीशन के तौर पे समझा देते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ से हीट टेम्परेचर की बात आई थी, काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि टच करके पता चलती है, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness of a substance, and it can be measured using, measure कैसे करते हैं, a thermometer। ठीक है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, अभी हम बताए थे किससे,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल्स लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, पार्टिकल्स विदिन अ substance. The higher the average kinetic energy, then higher the temperature. अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो उसकी टेम्परेचर भी ज़्यादा होगी, एंड जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है, वाइसी वर्सा। क्लियर है? जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो हम थर्मामीटर से करते हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन टेम्परेचर के दो मेन मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, दो पॉइंट होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई कोल्ड होगा और एक होगा हॉट, यही दो पॉइंट होंगे। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं उसमें पहला पॉइंट है आइस पॉइंट। जाहिर सी बात है कि लोअर टेम्परेचर की बात होगी तो वो आइस पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है, और एक हॉटनेस की बात होगी तो वहाँ स्टीम पॉइंट। तो ये जो होते हैं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, ये सबसे उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एकदम टेम्परेचर आपका उससे नीचे नहीं जा सकता, वो एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो क्या लिखते हैं, यहाँ हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस एक थोड़ा सा टच दे रहे हैं कि आपको आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बारे में पता हो, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन एक जनरल बता दे रहे हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, कभी आ गया तो आप लिख सकें, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ आइस प्लस वाटर which is in equilibrium, किसके साथ, कंडीशन क्या हो, विथ एयर सैचुरेटेड with water vapor at 1 atmospheric pressure said to be आइस पॉइंट। जो आइस पॉइंट होता है उस पॉइंट पे वो मिक्सचर बन जाता है आइस और वाटर का, और वहाँ कंडीशन क्या होती है कि वो इक्विलिब्रियम में, आइस प्लस वाटर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जब वहाँ एयर सेचुरेट रहेगी, ठीक है, और वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा, 1 रहेगा। उस कंडीशन को ही हम क्या कहेंगे, आइस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और स्टीम पॉइंट क्या होता है, सेम ऐसे ही, अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड plus water, okay, which does not have any air, ठीक है, ऊपर वाले में एयर थी, यहाँ कोई एयर नहीं होगी, which is at equilibrium, water vapor at 1 atm is called steam point, ठीक है। यहाँ पे जो मिक्सचर होगा वो लिक्विड प्लस वाटर का होगा, और यहाँ पे जो एयर है वो नहीं होगी, डज नॉट हैव एनी एयर विच इज एट इक्विलिब्रियम पे कोई एयर नहीं होगी वाटर वेपर में, और वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा, तो उसको हम कहते हैं स्टीम पॉइंट। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे के टॉपिक में करेंगे, इसीलिए बस यहाँ हम डिफिनीशन लिख के छोड़ दिए, ठीक है। आगे का जब टॉपिक और पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बस इतना ही एक्सप्लेन किए, ठीक। एक और पॉइंट बता दें कि जो टेम्परेचर है उसको हम किस किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो इट कैन बी measured in various unit, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिट्स प्रीवियस क्लासेस में, कौन कौन से होते हैं, इंक्लूडिंग केल्विन, डिग्री सेल्सियस
एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और हम किसका ज़्यादा यूज करते हैं? नॉर्मली केल्विन का ज़्यादा यूज करते हैं, और आगे इससे भी ज़्यादा आपको इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। इसीलिए बस यहाँ हम हल्का सा बस टच करके यहाँ छोड़ दिए इसको, ठीक है। मेन टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर था, जो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इस डायग्राम को मत ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इसे मत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब आप इक्विलिब्रियम समझ चुके, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ चुके, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ चुके, तो आपके लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इजी। पहले इसको हम एक डिफिनीशन लिख देते हैं, उसी से सारा क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत से लॉ दिए गए, 0, 1, 2, 3, ठीक है। आपको सबसे पहले जीरो पढ़ना है। क्यों जीरो ही पढ़ना है पहले, ये भी आपको बताया जाएगा। पहले आप जीरोथ लॉ को पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं कि क्यों जीरो ही पढ़ा जा रहा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स that if two सिस्टम की बात क्यों, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम्स आर सेपरेटली in thermal equilibrium with third system, they will also be in thermal equilibrium with one another। क्या कह रहा है, आप इस डायग्राम को देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो ये फिगर है, यहाँ पे देखिए, अगर ये जो है टेम्परेचर, ये जो मैंने ए है, टी ए इसको लिख दिया और इसको लिख दिया टी बी, तो अगर जो है टी ए का टेम्परेचर टी बी के साथ इक्विलिब्रियम में इक्वल है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, सेम ऐसे ही अगर टी ए का इक्विलिब्रियम टी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टी ए टी बी के साथ इक्विलिब्रियम में चल रहा है और टी ए टी सी के साथ इक्विलिब्रियम में चल रहा है, तो जो ये टी बी और टी सी हैं, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यानी कि ये ओवरऑल तीनों बॉडी हैं आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी। इसको देखिए मैंने लिखा भी, अगर टी ए का टेम्परेचर टी बी के इक्वल है, टी ए का ही टेम्परेचर टी सी के इक्वल है, ये रहा टी ए का और ये टी सी का, ठीक है। टी ए का टी बी से और टी ए का टी सी से, अगर ये दो इक्विलिब्रियम में है, तो टी बी आपस में टी सी के इक्विलिब्रियम होगा टेम्परेचर में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू, ठीक है, ओवरऑल सब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे लिख दिया जाए। व्हेन अ बॉडी ए is in thermal equilibrium with another body B and also separately in thermal equilibrium with body C, then body B and C will also be in thermal equilibrium with each other, okay, with each other. This statement define the
zeroth law of thermodynamics। और ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो हम लिख सकते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, किससे पे बेस्ड होगा, हर बार टेम्परेचर से होके जा रही है, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर मेजरमेंट। क्लियर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक, हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने को बचा है। ठीक है, तो चलते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है कि अ थर्मोमीटर शो वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, बट हाउ डज इट मेजर दैट। ये आपको बहुत पहले हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्मोमीटर में देख रहे हैं तो वो हम कैसे मेजर करते हैं। थर्मोमीटर में देखते हैं कि जो मरकरी होती है वो ऊपर की ओर जाती जाती है, तो हम कहते हैं कि अच्छा टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, और जब वो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, एक लिमिट तक टूट जाती, कहते हैं कि अच्छा टेम्परेचर, मतलब कि हम थर्मोमीटर से ही मेज़र करते हैं कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है जिसमें एक बच्चा है जिसके ऊपर हमने थर्मामीटर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम थर्मामीटर टंग पे या हेड पे हम रखते हैं तो जो मरकरी होती है थर्मोमीटर के अंदर वो क्या होती है, हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, और कुछ ही समय बाद जो टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है, वो मेज़र करने लगती है। वहाँ तक उसका मरकरी जाता है, जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना मरकरी उस थर्मामीटर में ऊपर जाती है, और तब तक जाएगी तब तक कि थर्मोमीटर और बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और जहाँ पे जाके वो रुकती है हम उसी को कह देते हैं कि उतना ही टेम्परेचर बॉडी का है। समझ में आया, मतलब मरकरी जो होती है थर्मामीटर के अंदर एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड कैसे होगी, चूंकि मरकरी थर्मामीटर पतला सा होता है तो एक्सपेंड वो ऊपर साइड में होती है, तो जितना ऊपर जाती है वो उतना जाएगी जितना बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त आपके रहेगा। ठीक है, मतलब थर्मामीटर पे एक हीट आती है और वो हीट वहाँ ऊपर तक जाएगी, और जैसे ही आपके बॉडी का और थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम वही मेज़र कर लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त आपके उतना ही होगा। समझ में आया थर्मामीटर कैसे मेज़र करता है। अब इसको लिख दें यहाँ पे, व्हेन यू प्लेस अ मरकरी थर्मोमीटर, डिजिटल वाला नहीं, हम ये मरकरी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, अंडर योर टंग और ऑन योर forehead, the mercury inside comes into, जो मैंने बोला है वही मैं लिख रही हूँ, contact with your body after a short time, it attain the same temperature as your body. Okay, this condition is known as thermal equilibrium, और वहीं पे टेम्परेचर हमको पता चल जाता है। When the mercury become warmer, it expand and when it becomes cooler, और अगर कूलर होती है इसका मतलब क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब नीचे की ओर जाने लगती है। ठीक है,
यहाँ लिख देते हैं द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब indicate your body temperature। समझ में आ गया थर्मामीटर कैसे मेजर करता है। अब देखिए यहाँ डायग्राम में एक थर्मामीटर है, मरकरी हीट अप होगी तो ये जो रेड है मरकरी ऊपर जाएगी, ठीक है, इट मीन्स एक्सपेंड हो रही है, ठीक, और तब तक एक्सपेंड होगी जब तक कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उस मरकरी का हीट ना हो जाए, ठीक, और आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त कितना है, ठीक है। जीरोथ लॉ के कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है जो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया, आप एग्जाम में लिखना चाहें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है टेम्परेचर मेजरमेंट फॉर ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, समझ में आ गया। तो ये अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है जो कि एकदम आपके लिए फ्रेंडली है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम लोग जीरोथ ही पढ़ रहे हैं, 1 2 3 पहले क्यों नहीं पढ़ लिए, क्यों जीरोथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यहीं बताएंगे। द लॉ डिस्कवर्ड लेटर, ये भी जान लीजिए ये जो लॉ था ये सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया, लेकिन इसको रखा गया सबसे पहले। सबसे पहले जीरो आया, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, लेकिन डिस्कवरी पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड की हो चुकी थी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? तो जब फर्स्ट और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आया तो साइंटिस्टों को ये समझ में आया कि इस, और जब उन्होंने जीरोथ भी ढूंढ लिया था तो उन्हें लगा कि ये जो फर्स्ट सेकेंड लॉ है और ये जीरोथ है, अगर जीरोथ को देखा जाए तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का, इसी से सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का क्लियर होगा। तो एक तरह से फाउंडेशन था ये, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। तो कहा गया कि अब चूंकि फर्स्ट और सेकेंड आ चुका था तो इसके बाद में रख नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल था, इसके बेसिस पे ही फर्स्ट सेकेंड भी एक्सप्लेन हो रहे थे कुछ कुछ, ठीक। तो कहा गया कि अब हम फर्स्ट के बाद में रख नहीं सकते, तो फर्स्ट के पहले आता है नंबर जीरो, तो हम लिख देंगे इसको जीरोथ लॉ, और इसीलिए इसको जीरोथ नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस आफ्टर the first and second laws of thermodynamics. However, scientists later understood that it forms the very foundation of the concept of temperature, since it was more fundamental, ये बहुत ही बेसिक था, than the others. They placed it before them and named it जीरो। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो आपको ये क्लियर होगा, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। मैंने ये बहुत अच्छे से इसका आंसर भी दे दिया, समझ में आया कि क्यों वाई जीरोथ ही कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो के लास्ट तक और मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर आपको क्लियर है
तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं वहाँ के सिलेबस से इस टॉपिक को मैच कर लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में यहाँ के टॉपिक से डिफरेंट होगा तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम उस टॉपिक को भी अपने लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर एट एनी स्टेप ऑफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वी विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल साइंस वेदास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको सभी लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू, बाय।